गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 8 की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 31 अगस्त 2021 की। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो भी 20 अंक की है और उसके अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनके हमें उत्तर लिखने हैं। जो पहला प्रश्न है वो पैराग्राफ वाला है, इसको पैराग्राफ को रीड करना है और 1 से 4 तक जो प्रश्न हैं जो कि MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, उसमें जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। सो पैराग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े ज़मींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। अब देखो, जैसे ही मतलब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और जो छोटे छोटे सूबेदार थे उन्होंने अपने जितना भी इलाका था उस पर बोला कि अब ये हमारा ही इलाका है, उस पर कब्जा कर लिया। अब जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर लिया था भारत पे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार करने का चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया था। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। अब देखो, इजाज़तनामा में ये लिखा था कि कोई भी कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं कर सकती थी, तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो इस तरह से जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लिया है हमने। अब इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम एक एक करके उत्तर लिखेंगे। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि शक्तिशाली मुगल शासकों में आखिरी मुगल शासक कौन था, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कौन था, वो औरंगजेब। तो आखिरी मुगल शासक कौन था, औरंगजेब। ए पे टिक करना है और ए के सामने जो मतलब बिंदु दे रखा है उसको डार्क कर देना है, सर्कल को। प्रश्न 2 पे आते हैं। यहाँ लिखा है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ क्योंकि परवर्ती मुगल शासक कमज़ोर थे। मतलब मुगल साम्राज्य के जो अगले शासक थे वो क्या थे, कमज़ोर थे। हाँ, ये था ऑप्शन। दूसरा है, क्षेत्रीय शासक शक्तिशाली हो गए थे, यानी जिसका छोटे छोटे जो शासक थे वो शक्तिशाली हो चुके थे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी क्या है, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न 3 पे आते हैं। यहाँ लिखा है, पूर्व से व्यापार का एकाधिकार या चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था। किससे, भारत से एकाधिकार, या कहाँ पे, मतलब कहाँ पे व्यापार करने गए थे वो, तो वो भारत में आए थे। अमेरिका, यूरोप और मैक्सिको की बात नहीं हो रही, यहाँ पे भारत की बात हुई है। सो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था रानी एलिजाबेथ प्रथम से। और जो 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार किससे प्राप्त हुआ था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। जो फर्स्ट है ना, ए पे आपको टिक करना है, प्रथम क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रश्नों को हमें लिखना है, इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को हमें लिखना है। तो जो 5वां प्रश्न है यहाँ पे लिखा है, किन्हीं 2 भारतीय राज्यों के नाम बताइए जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर ये होगा, नागपुर और झांसी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, 2 भारतीय राज्य जिन्हें हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया था, वह थे नागपुर और झांसी। इसके अलावा सतारा भी था एक राज्य और, पर आपको सिर्फ 2 लिखने, तो आप 2 ही लिख सकते हो। उसके बाद प्रश्न 6 पे आते हैं। यहाँ लिखा है, मराठा संघ में पेशवा की क्या भूमिका थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, 2 नंबर का है, तो इसको भी ध्यान से लिखना है। देखो यहाँ पे लिख देना है, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे और इनका मेन काम क्या था, इनकी नियुक्ति राजा को विभिन्न प्रशासनिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए की जाती थी। तो ये इनका मेन काम था पेशवाओं का। ठीक है, सो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमने यहाँ से देख के कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ लिखा है, अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए किन्हीं 2 प्रशासनिक सुधारों को लिखिए। अब वॉरेन हेस्टिंग ने कई सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, पर हमें सिर्फ 2 लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लिख सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग ने, पहला लिख सकते हो
दस्तक पत्र यानी कर रहित व्यापार का अधिकार पत्र जारी करने की पद्धति को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया था। ठीक है। और दूसरा था, उन्होंने लगान व्यवस्था में भी सुधार किए थे। लगान व्यवस्था में कई सारे सुधार लेके आए थे वो। तो यानी इस तरह से उन्होंने 2 प्रशासनिक सुधार किए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ लिखा है बक्सर की लड़ाई यानी 1764 में जो हुई थी उसका क्या महत्व था। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको लिखना है। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हो कि बक्सर की लड़ाई का महत्व लिखना और इस से शुरू करना। ऐसा माना जाता है कि बक्सर के युद्ध का सैनिक एवं राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से अधिक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम एवं अवध का नवाब सुजाउद्दौला तीनों अब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक हो गए थे। उन्हें अंग्रेजी सेना के समक्ष अपने बोनेपन का एहसास हो गया था। थोड़ा बहुत विरोध का स्वर मराठों और सिखों में सुनाई दिया, किंतु वह भी समाप्त हो गया। यानी कुल मिला के ये जब बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया था। निसंदेह इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया था, यानी जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही मिटाया जा सका। अब यानी कि दास्ता मतलब क्या है, इसके बाद हम पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। यहाँ लिखा है P.E. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद ही अंग्रेजों ने फाइनली हम पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई सहायक संधि के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अब सहायक संधि को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप देख लेना यहाँ पे। यहाँ पे पहले उसको मतलब एक्सप्लेन करना है कि सहायक संधि थी क्या। यहाँ लिखा है सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। ठीक है, ये तो मतलब यहाँ पे डिफाइन करके लिखना है आपको। यह प्रकार की संधि थी, यह एक प्रकार की लिखना है यहाँ पे। यह एक प्रकार की संधि थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई। अब इसमें प्रावधान क्या लिखे थे। पहला प्रावधान यह था कि अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला ये था प्रावधान। दूसरा लिखा था कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रावधान लिखे गए थे ये सहायक संधि के अंदर। अब जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार फ़ायदा हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसको किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार प्राप्त पत्र द्वारा व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो कि उनको रानी इलिजाबेथ प्रथम से मिला था, महारानी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी इलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था, उनका जो मेन काम था वो धन कमाना था। अब अगर हमें लिखना है कि फ़ायदा किस तरीके से हुआ, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। जो वर्कशीट है ना, इसके अंदर लिखा है कि एकाधिकार के द्वारा, इसकी जगह यहाँ लिख देना, इसके यहाँ लिख देना एकाधिकार ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो भी है। ठीक है, एकाधिकार के द्वारा क्या हुआ, कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। इस तरह से उनको काफ़ी मुनाफा हुआ और उनके अलावा कोई और कंपनी भी मतलब वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी। तो यानी कि वहाँ पे एक ही कंपनी थी जो कि व्यापार या बिजनेस कर सकती थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। ठीक है, इस तरह से आपकी जो वर्कशीट थी SST की वर्कशीट नंबर 2 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।